ओके, स्क्रीन सबको क्लियर है? कोई मसला मसल यहाँ तक? नो सर। ओके, प्लेटो हमने पढ़ा था कि प्लेटो क्या है। बेसिकली प्लेटो उस सरफेस, मतलब पहाड़ी इलाके की उस सरफेस को कहती हैं। एक चटियल मैदान टाइप होता है, लेकिन ये सराउंडिंग से ऊंचा होता है। ठीक है, ये सराउंडिंग से ऊंचा है, मतलब ये कह सकते हैं आप इसको। ये प्लेटो है। जैसे हम कहते हैं जी पोठोहार प्लेटो, पोठोहार प्लेटो। ठीक है, तो इस तरह से दुनिया में बहुत सारे प्लेटोज मौजूद हैं। मतलब मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, काम इसमें लंबा हो जाएगा। इस तरह की सरफेस है, ये प्लेटोस कहलाएंगे सारे। ठीक है, वो जगह जो सराउंडिंग से ऊंची होती है, ये प्लेटो है, ये प्लेटो है, ये प्लेटो है, ये प्लेटो है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी। वापस आए, इसके बाद आगे पेनिनसुला। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? कि वो लैंड एरिया जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, वो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। कैसे? जैसे अरेबियन पेनिनसुला मैं बनाता हूं, अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरब वाला, वो क्या बनेगा? वो ये वाला इस शेप में बना हुआ है, ये इस तरह बाकी अटैच है। मतलब यहां पानी है, यहां पानी है, यहां पानी है, यहां पानी है। ठीक है, तो एक साइड, दो साइड और तीन साइड, कि इसमें तीनों साइड पे पानी है और यहां पर खुश्की है। तो इसको बोलते हैं, इस फॉर्मेशन को, कि जिसकी खुश्की का वो टुकड़ा जिसकी एक दो तीन साइड पर पानी हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। अब स्काई ब्लू क्यों आता है ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ गया कि ओशन ब्लू क्यों है, ये कहानी पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ड्यू और फ्रॉस्ट के ऊपर बात करते हैं, ये क्या होते हैं। इसमें जो काम की बात है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, इसको देख लेते हैं। ये आपने पढ़ लेना है कि जी आपका क्या कहता है कि जी आपका ये वाला फ्रोजन ड्यू इज नोन एज ब्लैक आइस। फ्रॉस्ट क्या होता है? इंतहाई जमा हुआ होता है आइस क्रिस्टल, उसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह। उसका टेम्परेचर ये होता है, इसको पढ़ लेना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ब्लैक आइस की डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ह्यूमिडिटी के ऊपर आज इसके कुछ फैक्टर्स हैं। फॉग क्या है, मिस्ट क्या है, हेज क्या है, स्मोक क्या है, ये पढ़ लेते हैं। फोग क्या होता है? कहता है फोग इज एसेंशियली अ डेंस क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और क्लाउड दैट इज क्लोज टू द ग्राउंड। के मतलब बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे कतरे हैं, छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, जो कि सतह जमीन के आसपास होते हैं। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होते, तो उसको हम फोग बोलते हैं। डिटेल इसकी पढ़नी हो तो पढ़ ली। धुंध कोहर वगैरह भी इसी को बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? कहता है इज अ फिनोमिना ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर। के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, वो हवा के अंदर मुअल्लक होते हैं, मतलब इस तरह से बारीक बारीक छोटे छोटे, जो क्या करते हैं? विजिबिलिटी को मुतासिर करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। ज़ाहिर है, सारे सांस के साथ हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, तो उस इस वजह से इसको बोलते हैं मिस्ट। फोग पहले सर वाला था। दोनों की सेम मीनिंग ये सकती है? 19 19 20 का डिफरेंस है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें डिफरेंट हैं। पहले वाला क्या था? कि वो वाटर ड्रॉपलेट से जो के, या क्लाउड से जो के जमीन की सतह के आसपास थे। अब ये क्या है? ये जमीन की सतह के ऊपर भी होंगे और थोड़ा हाइट पे भी होंगे, और ये बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स हैं जो कि सस्पेंडेड हालत में होंगे। ठीक है, बात समझाई? 19 20 का फर्क है। वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे होते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाते, ये ऊंचाई तक होते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल आपने इसकी यहां से पढ़ लेनी है। हेज क्या होता है? हेज कहता है कि इज, एक मिनट जुवेरी, आपका एक मैसेज आया। असल में ना जब स्क्रीन पे आते हैं तो मैसेजेस अपीयर नहीं होते। एट, चले मुझे समझ नहीं है, बाद में बात कर लेते हैं। अच्छा, इसकी बता गया हेज क्या है। कहता है इज ट्रेडिशनली एन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, जिसमें क्या होता है? डस्ट, स्मोक एंड अदर पार्टिकल्स ऑब्सक्योर द क्लैरिटी ऑफ द स्काई। तीन चीजें, डस्ट है, स्मोक है और ड्राई पार्टिकल्स हैं, मट्टी के जरात हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या करती हैं? ये आसमान की जो है ना क्लैरिटी है, वो मुतासिर करती है। जैसे आजकल अगर आप, जब तक आप, जो तो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, जब तक आप 0 पॉइंट क्रॉस नहीं करते, तब तक आपको इस्लामाबाद की पहाड़ियां नजर ही नहीं आती। क्यों? इतना धुंधला, इतना गंद उसके अंदर है, बारिश ना होने की वजह से नजर ही कुछ नहीं आता। ठीक है, उस हेज की वजह से। इसके बाद स्मोक क्या है? स्मोक कहता है कि डर्टी फोग
है फोग है, जब उसमें स्मोक ऐड होगा तो वो स्मोक बन जाएगा। डर्टी फोग प्रोड्यूस्ड बाय एयर पोल्यूशन इन सिटीज एंड ऑफन अकरिंग बीनीथ अ टेम्परेचर इन्वर्जन इज कॉल्ड स्मोक। द एक्शन ऑफ सनलाइट कैन प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह वगैरह, बस स्मोक तक काफी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बस जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। केमिस्ट्री क्या है? कहते हैं केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है। पहली बात तो साइंस क्या है, ठीक है, ये डेफिनेशन है जी, सर्च ऑफ मैन फॉर कलेक्टिंग नॉलेज एंड इंटीग्रेटिंग इट इज नोन एज साइंस। अब केमिस्ट्री क्या चीज है? कहता है कि मैटर और केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड और इसके बाद क्या है, एंड प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, दिस इज नोन एज केमिस्ट्री। अल्कीमी का अल्कीमी का कॉन्सेप्ट है। अल्कीमी क्या है? कहता है कि अल्कीमी जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें इंफीरियर मेटल्स को सुपीरियर मेटल्स में चेंज किया जाता है या इस पे काम किया गया, सादा लफ्जों में। इसी से रिलेटेड एक टर्म है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट कौन थे? ये वो लोग थे जिनके जहन में बैठे बैठे शायद ख्याल आ गया था कि अगर हम लोहे को या तांबे को या कोई भी सस्ती धात है अगर उसको सोने में चेंज कर दें तो हम लाखपति या अरबपति या करोड़पति हो जाएंगे। तो इस वजह से दुनिया जहान ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब लोहे ने सोना तो ना बन पाया, लेकिन हुआ क्या, इस दौरान बहुत सारी इन्वेंशंस हुई जो कि आज हमारे सामने हैं। तो वो लोग जो कि इस काम को करते थे उनको बोला जाता था अल्केमिस्ट, ठीक है, अल्केमी ब्रांच वाले। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारा कि जनाब मैटर क्या है? कहते हैं हर वो शय जो जगह रखती है और वजन रखती है, ठीक है, हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, वो मैस क्या, वो मैटर कहलाएगी। अच्छा जी, मैटर दो तरह की हालतों में पाया जाता है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है इसके अंदर, मतलब एट अ टाइम या तो वेव की फॉर्म में नजर आएगा, एट अ टाइम या पार्टिकल की फॉर्म में नजर आएगा। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि पूरी थ्योरी है इसके ऊपर। बस ये याद रखना है कि जो मैटर है ना, ये एग्जिस्ट करता है वेव के अंदर, वेव स्ट्रक्चर के अंदर, और समटाइम पार्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन एट अ टाइम वेव और पार्टिकल इकट्ठे नहीं हो सकते, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। आगे चलते हैं, ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी बोलते हैं। मैटर को उसने डिवाइड किया दो हिस्सों में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, खालिस और ना खालिस। प्योर सब्सटेंस में तीन चीजें हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। इम्प्योर में क्या है? सोल्यूशन और मिक्सचर, ठीक है, ये अलग डिवीजन हो गई, ये हमारी अलग हो गई। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। इम्प्योर में सोल्यूशन और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या है? प्योर सब्सटेंस कहता है कि सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, जिनको आप फिजिकल मीन से, मतलब आप सर तभी तौर पे अलग कर सकती हूँ। तभी तौर पे, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा था, बहुत शुक्रिया आपका, तभी तौर पे आप अलग कर सकती हैं, ठीक है। लाइक फिल्ट्रेशन है, गंदा पानी है, फिल्टर करती हैं, मट्टी वो अलग रहेगा, जैसे फिल्टर पेपर पे हम करते थे 9वीं 10वीं एफएससी के अंदर, कि उसमें क्या था कि जो गंदला था, मट्टी थी, डस्ट थी, वो छन जाती थी, नीचे पानी अलग हो जाता था। डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी किया होगा, क्रोमेटोग्राफी भी की होगी आप लोगों ने, अगर एफएससी में किया तो ये दोनों हमने तो उसमें की हुई थी, क्रोमेटोग्राफी, कि जिसमें वो मुख्तलिफ कलर चढ़ाती हैं। डिस्टिलेशन वाला काम भी आपने किया होगा कि उसके अंदर पानी को हिला के मुख्तलिफ केमिकल्स को आप हिला के बनाते हैं। एवेपोरेशन है, गर्म करती हैं तो उससे वो भाप बन के उड़ जाता है। नमक का स्पेशली करते थे कि पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है। तो ये फिजिकल मीन्स है, तबई तरीके हैं। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है जी? वाटर है, गोल्ड है, ग्लूकोज वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। केमिस्ट्री एक डेफिनेशन ये वाले भी है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा एलिमेंट। क्या होता है? कहते हैं एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू एनीथिंग सिंपलर बाय फिजिकल और केमिकल मींस। मतलब जो छोटी इकाई है, आप कह सकते हैं सादा लफ्जों में, एटम वाली कॉन्सेप्ट में नहीं कह रहा मैं, इसी एलिमेंट कंपाउंड इनकी चक्कर में कह रहा हूं कि इसको आप फर्दर अलग नहीं कर सकते। कैसे? जैसे कि हम कहते हैं कि जी नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से प्लम्बम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, वगैरह वगैरह, इनको अलग नहीं कर सकते। ये सादा लफ्जों में इससे छोटी इकाई नहीं है।
इस एलिमेंट की, ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि हम नमक को रेत को अलग कर सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकेंगे, बस ये याद रखना है। आगे कुछ सिंबल्स हैं, इनके नाम हैं, कुछ मशहूर नाम है, इसको देखते हैं फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, हाइड्रोजन सिंबल इसका H है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सबसे हल्का एलिमेंट ये वाला है। हीलियम लाइट, इनर्ट और अनक्रिएटिव, अनक्रिएटिव नहीं अनरिएक्टिव इसको लिखना चाहिए था, ये गलत लिख गया है। अनरिएक्टिव गैस बेसिकली ग्रुप 2 में फॉल करता है। ग्रुप 2 वाले और ग्रुप 8 वाले बेसिकली अनर्ट गैसेस हैं, जो कि दूसरों के साथ जल्दी जल्दी रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है या इसके 8 है, तो ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो ये इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते। तो जी इसको हीलियम को लाइट इनर्ट या अनरिएक्टिव गैस भी कहते हैं। नाइट्रोजन को एन कहता है, इट मेक्स अप 79% ऑफ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, और बाकी जो आपका 21 नहीं तकरीबन 20% ऑक्सीजन है और 1% दूसरी गैसेस हैं, तो इसको मिला के आप 21% ऑक्सीजन कह सकते हैं सादा लफ्जों में। अच्छा, इसके बाद आ गया आपका ऑक्सीजन, असेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। क्लोरीन Cl, पेल ग्रीन गैस याद रखिएगा, फास्फोरस है P, फाउंड इन एक्सप्लोसिव मटेरियल्स याद रखना है। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट फॉर क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल क्या होता है? ये वो होता है जिससे पत्तों को या पत्तों को जो ग्रीन कलर मिलता है वो क्लोरोफाइल की वजह से मिलता है। सब्जी ना सर, जी सब्जी ना। जी जी, मतलब इसको हाँ सब्जी ना क्या नहीं है, इसको क्लोरोफाइल ही हमने पढ़ा है। तो ये पत्तों का जो ग्रीन कलर है वो इसी वजह से होता है। अच्छा, इसके बाद आ गया आयरन Fe, फेरस इन लेटन, लेटन जुबान में फेरस बोलते हैं इसको, जिसको हम लोहा कहते हैं। टंगस्टन है W के साथ, वॉल्फ्रेम इन इन मेडिवियल जर्मन ये छोड़ दी उसने, कोई ऐसी छोड़ी हुई है। बेसिकली टंगस्टन की एग्जांपल आपको बताऊं तो आपके पास जो पुराने बल्ब हुआ करते थे 100 वाट वाले पीले वाले, तो उसमें जो ये फिलामेंट लगा होता था ना, ये वाला जो स्प्रिंग था वो टंगस्टन का होता था। बेसिकली इस तरह का मटेरियल है जिसमें से लाइट गुजरने पर एक मतलब करंट गुजरने पे क्या होता है, ये गर्म होता है और ये लाइट एमिट करता है इन द मतलब जब आप उसमें वैक्यूम क्रिएट किया होता है उसके बल्ब के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाए कॉपर Cu, लेटिन जुबान में कॉपरस, इसको कॉपरस का नाम देते हैं। सिल्वर को Ag बोलते हैं, गोल्ड को Au, ठीक है। अर्जेंटम और ये ऑरम, ठीक है, लेटिन जुबान में। उसके बाद यह मरकरी Hg पारे में इस्तेमाल होता है आमतौर पे, उसमें थर्मोमीटर में होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो गैरम, उसमें लेटन में। लेड को प्लम बम कहते हैं, Pb इस तरह से। टिन को Sn स्टेनम बोलते हैं लेटन में। पोटाशियम को K यानी कैलियम। सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, और हमारा जो अंग्रेजी वाला नाम है वो सोडियम है, लेटन में इसको नेट्रियम बोलते हैं, Na वहीं से लिया गया है। सिलिकॉन का Si है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। उसके बाद यूरेनियम के लिए U, रेडियो एक्टिव मटेरियल, और एंटीमनी Sb, ठीक है, स्टिबियम। तो ये एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है अगर वो देना चाहे तो। अच्छा जी, इसके बाद आ गया कहता है कि एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से? मेटल्स में सेमी मेटल्स या जिसको मेटलॉइड्स भी बोलते हैं, और तीसरा है नॉन मेटल्स। देखिए हमने ये बातें तो क्लियर कट पड़ी हुई हैं, मेटल होगा नॉन मेटल होगा, जिसको हम उसको सॉरी कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। मेटल है तो वो कंडक्टर होगा, नॉन मेटल तो इंसुलेटर होगा। और सेमी मेटल या मेटलॉइड्स वो होंगे जिनमें थोड़ी सी खासियतें मेटल वाली होंगी, थोड़ी सी नॉन मेटल वाली होंगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहां तक कुछ चीज समझ ना लगी हो? जी प्लीज। क्लियर है सर ये। क्लियर है सर। ओके, अच्छा जी। कहता मरकरी वो वाहद एलिमेंट है, वो वाहद मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में रहता है। अगर आप अपनी हथेली पे डाल लेंगे ना तो वो पिघल जाएगा, ठीक है। वैसे भी रूम रूम टेम्परेचर पे भी वो पिघला वो होता है। अच्छा, मेटल नॉन मेटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पढ़ लेनी है एक बार, रटा नहीं मारना, जस्ट पढ़ लेनी ताकि पता हो। सेमी मेटल्स या मेटलाइड्स वो हैं जो कि जिनमें दोनों की, बोथ मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पाई जाएं। कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड, ठीक है, वो कंपाउंड कहलाएगा। और कंपाउंड आयोनिक हो सकता है, ठीक है। तो इसके आगे हम फर्दर देख लेते हैं।
अच्छा जी, कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, आगे चलते हैं, ये आपने पढ़ लेना है एक बार, आगे मूव करें। आगे मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जब भी कहते हैं मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, H2O है, CO2 है, वगैरह वगैरह, जितनी मर्जी एग्जांपल्स देने आप इसको, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स एक से ज्यादा मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा तो ये क्या बना देगा, ये H2 बना देगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से O2 बना देगा, और कार्बन मिलेगा उसके साथ ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बना देगा, पानी बना देगा H और O मिलके। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स है। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर क्या है जनाब? आप क्या करते हैं, चौक को घिसाते हैं थोड़ा सा, उसमें मट्टी लेती हैं, रेत लेती है, तीनों को मिक्स कर देती है, लो जी मिक्सचर बन गया। A substance consisting of two or more substances that have been combined without chemical bonding taking place। ठीक है, उसमें आपको जनाब सफेद जर्रात चौक के, मट्टी के ब्राउन और रेत के आपको अलग अलग नजर आ रहे होंगे, तो ये मिक्सचर है बेसिकली। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन हमेशा याद रखिएगा, पानी वाले मतलब जो लिक्विड का बनता है एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वा बोलते हैं पानी को, और एक्वस बोलते हैं जो पानी की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा जी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। होमोजीनियस किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म को, और हेट्रोजीनियस बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म को। आगे बात करते हैं इसमें। कहता है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी नोन एज सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी है उसको सोल्यूट बोलेंगे। अच्छा, मुझे इसकी एग्जांपल मैं बताता हूं। घर में मेहमान आ गए, किरण आपके घर में मेहमान आ गए, अम्मा कहती है कि जनाब जाओ जाके जामी श्री बना के लाओ। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या डालेंगी? आप इसमें डालेंगी, पानी डालेंगी सबसे पहले तो, ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगी, या तो एनर्जाइल डाल देंगी, या उसमें आप चीनी डाल देंगी, या उसमें शरबत डाल देंगी। अब जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा जग है एक, तो उसमें अगर पौना जग आपने पानी डाला हुआ है, तो आप शरबत कितना डालेंगी? हार्डली हाफ कप डाल देंगी। या अगर चीनी डालनी है तो पौना कप, आधा कप डाल देंगी, इसमें उंडेल देंगी, तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, किसका? पानी का और इस चीनी का। तो अब कम क्या है? चीनी कम है, लिहाजा ये सल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूट जो कम होता है, सॉलिड फॉर्म में मोस्टली होता है, वो सॉल्यूट कहलाता है। जो ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक हो गया, पानी सॉल्वेंट है, चीनी यहां पर सॉल्यूट है। ओके जी, जब जामिश्री खत्म हो गया, आगे चलती है। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन विद वाटर एज अ सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सोल्यूशन। के ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी बतौर सॉल्वेंट आए। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सॉल्वेंट सॉल्यूट का। आगे है डाइल्यूट सॉल्यूशन, लस्सी। हाँ जी, एक बार फिर किरण के पास मेहमान आ गए, अम्मा ने कहा कि इनको लस्सी पिलानी है। तो अब होगा क्या कि लस्सी इतनी है, आप उसमें भले 2 जग पानी डाल दें तो क्या होगा, वो लस्सी रहेगी लेकिन थोड़ी पतली हो जाएगी। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है बेसिकली। कहता है सॉल्यूशन दैट कंटेन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक हो गया, जैसे हम क्या करते हैं, HCl के अंदर डाइल्यूट होता है HCl, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा HCl होता है, काफी सारा पानी ऐड किया हुआ होता है। एक मिनट, किरण क्या कह रही हैं? हाँ, असल में मैसेजेस ना उधर अपीयर नहीं हो रहे थे। ओके, अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, फिर हम शरबत वाली मिसाल पे आती है। किरण ने क्या किया, 1 कप की बजाय 2 कप चीनी डाल दी, तो वो इतना मीठा हो गया कि सारे मेहमानों ने आधा आधा गिलास पिया बस। ठीक है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मतलब आप उसमें क्या करते हैं, सल्यूट की तादाद अच्छी खासी ज्यादा डाल देते हैं कि उसमें मजीद नॉर्मल हालत में चीनी नहीं हल हो सकती, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि वो जिसमें मजीद चीनी ना हल हो सके, मतलब सॉरी, एक मैं गलती करके यहां पर कहता है सोल्यूशन फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक हो गया कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि देखिए, किरण ने क्या किया, उसमें 2 कप चीनी डाल दी, अब चम्मच से हल किया, हल होगी, थोड़ी बहुत बच गई, अब इससे मजीद हल नहीं हो सकी, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब
अगर उसी को गर्म कर लिया जाए तो जो थोड़ी सी चीनी नीचे बच गई है वो भी हल हो जाएगी, और अगर आप आधा कप और डालते हैं तो वो भी हल हो जाएगी। तो वो ये वाला उस हालत में अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा, जिसमें टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने पे उसमें मजीद ऐड किया जा सकता हो सल्यूट। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सल्यूट के जिसमें फर्दर आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, वो पूर्वाश किस्म का सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? कहता है अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द अमाउंट ऑफ सल्यूट मोर देन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। मतलब उससे छोटे फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, छोटे पार्टिकल भी हैं, लेकिन हम कहते हैं जी तमाम एलिमेंट्स हैं और जो तमाम जितनी भी हमारे पास चीजें हैं उनकी बेस एटम ही है। ठीक है। बाकी ये नहीं कि सबसे छोटा नहीं है, इससे फर्दर आगे इसकी भी डिवीजन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है इसके अंदर। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ चीज समझ नहीं लगी तो पूछे। सर क्लियर है ये। अच्छा, आगे चलते हैं। अब उसने कहा ये मैटर है आपके पास, मैटर का कोई एक नुक्कर पकड़ ली उसने। उसने कहा कि यहां पर मैटर में ये स्ट्रक्चर है कि ये मुख्तलिफ उसके एटम्स हैं, पास पास जुड़े हुए हैं। अब उसने एक एटम को पकड़ लिया, एटम को उसके स्ट्रक्चर बनाया। यहां पर उसने कहा जनाब एक न्यूक्लियस है सेंटर में, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हैं। अब उसने क्या किया, इसको उठा लिया न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस का बताया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। अब उसने किसी एक को उठा लिया तो कहते हैं इसके अंदर क्या है, कॉर्क मौजूद है। तो नॉन पार्टिकल में जो कॉर्क है वो सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है। अब पॉजिट्रॉन भी यहां पर होती है। ये पॉजिट्रॉन क्या चीज है? कहता है इट इज द सेम मैस एज एन इलेक्ट्रॉन, इट डिफर्स इन चार्ज ओनली। कि इनका और इलेक्ट्रॉन्स का मैस बराबर है लेकिन चार्ज ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हैं, और इसको इसीलिए एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हो गया एटॉमिक मॉडल। बस ये छोड़ दें, आगे चलते हैं। एटॉमिक मॉडल ये देख लीजिएगा, यहां याद करने वाला काम क्या है एटॉमिक मॉडल के अंदर। प्रोटॉन क्या है? इस पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैस कितना, 1836 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक हो गया। न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है, 1842 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। और जो इलेक्ट्रॉन है इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका आप जो मैस 1 रखे तो ये उसने कंपैरिजन किया कि ये। सर जी प्लीज। सर तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है। हम्म। तो ऊपर लिखा हुआ हीलियम जो है वो हाँ जी, हीलियम वो वो इनर्ट गैस है। हाइड्रोजन से है। देखिए, आपका जो हाइड्रोजन बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, पहले वाले में, कि उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब हीलियम के आउटर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सादा लफ्जों में इसके पास एक ईंट है, इसके पास 2 ईंटें हैं, तो वजन किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली हीलियम का ज्यादा होगा, सादा लफ्जों में। ठीक है, समझाने के लिए। तो लाइटेस्ट जो एलिमेंट है वो आपका हाइड्रोजन है। हीलियम इनर्ट गैस है, इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसका ये डिफरेंस है ये भी गैस ही है। चले आगे। हाँ जी। यस सर। ओके, ठीक हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का अगर हम वेट 1 कंसिडर कर लें फॉर एग्जांपल, तो उसके मुताबिक कहते हैं अगर इसका वेट 1 आप कह सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रख लिया आपने, तो न्यूट्रॉन उससे इलेक्ट्रॉन से 1842 गुना भारी है और प्रोटॉन 1836 गुना भारी है। बस आगे। आगे कॉन्सेप्ट है कैटायंस और एनायंस का। इससे पहले हम पढ़ते हैं कैथोड और एनोड। यार जो नेगेटिव टर्मिनल होता है किसी भी बैटरी का वो कहलाता है कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसी भी बैटरी का वो कहलाता है एनोड। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है, एक जो खुद नेगेटिव है उस पर कौन आएगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यार। नेगेटिव है ये, तो इस पे किसने इकट्ठा होना है? इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्जेस ने इकट्ठे होना है। ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये कैट आयंस कहलाएंगे, कैटायंस। ठीक हो गया। किसकी तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ। और ये जो है एनोड, एनोड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे किसने आना है? जाहिर सी बात है उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज वाले अप्रोच करेंगे। ठीक हो गया। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो आपके आयंस हैं वो कहलाएंगे एन आयंस, एन एनोड आयंस, मतलब जो एनोड की तरफ आ रही है। और ये नेगेटिव हैं,
कैटायन आपके पॉजिटिव हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बस यहां तक, ये आगे चलते हैं। ठीक होगा, ये आपने पढ़ लेना है। बाकी एक मैंने बनाया हुआ है टेबल, इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। ये चार्ज है और माइनस का साइन शो करता है कि नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही है, लेकिन जस्ट साइन चेंज है, पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। मैस की बात करें तो इसका मैस 9.109 का 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का है। अब इसका 1.67 क्रॉस 1027, इसका थोड़ा सा भारी है, ये उससे थोड़ा सा हल्का है, ये सबसे हल्का है। ठीक हो गया। ये इसकी E/M वैल्यू है, ये भले छोड़ दें, ये भी रटने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ कंपैरिजन के लिए बताया था। हाँ, चार्ज याद रखना है 1.602 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारा व्हाट इज क्वार्क, की हम पढ़ चुके, इसको आप एक नजर मार लीजिए। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी देख लीजिए। कहता है पार्टिकल दैट फॉर्म सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज क्वार्क। क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, कि जो क्वार्क है सबसे जो छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। या कुछ टाइप्स हैं, काफी सारी हैं, उसकी फर्दर आगे उसकी कहता है कि 6 टाइप्स उसकी एग्जिस्ट करती हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज वगैरह। आगे चलें। एटॉमिक एटम और क्वार्क में क्या फर्क है? किसमें? एटम और ये क्वार्क, इसमें क्या क्वार्क फर्क क्वार्क है? क्वार्क क्वार्क क्वार्क। अच्छा, हम मूव करते हैं बैक बैक डायग्राम पे। ये रहा डायग्राम। अब एटम उस लिहाज से एक बहुत बड़ी चीज है, क्वार्क सबसे छोटा जरा है। आप ये कहें कि एक मैटर है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये वाला, ये सारा लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। सच सी बात, हर चीज जो मैटर है वो एटम से मिलकर बनी है। उसने क्या किया, इस एक नुक्कर को उठा लिया, यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया कि ये मुख्तलिफ एटम्स पड़े हुए हैं, ये क्लोजली बाउंडेड है, ठीक है, पास पास पड़े हुए हैं। अब उसने क्या किया, अब अगले वाले में उसने एक एटम उठाया, ये वाला यहां से उठा के इसको बताया कि यार ये एटम दिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस आगे मुख्तलिफ मदारों में मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द। सेंटर में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। अब उसने क्या किया, अगला उसने उठाया सेंटर में जो न्यूक्लियस है इसको उठा लिया, कहता हूं अब मैं इसको दिखाता हूं। अब न्यूक्लियस के अंदर उसने देखा कि जनाब न्यूट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी मौजूद है, न्यूट्रॉन्स भी मौजूद है। अब उसने क्या किया, किसी एक जो है ना आपका जो प्रोटॉन को एक को उठा लिया। अब उसने उसके अंदर देखा क्या क्या मौजूद है, कहता है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद था, उस स्ट्रक्चर को क्वार्क क्वार्क का नाम दिया गया। मतलब ये ब्लॉक है, ये आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया उसका किसी एक मतलब नुक्कर को लेके। फिर उसने एक ये एटम है, ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये आगे फर्दर उसकी सब डिवीजन है, ठीक है, एटम के अंदर की चीजें बयान की हैं। तो अब तक का जो सबसे छोटा है वो क्वार्क है। यहां तक समझाया है याद? यस सर। आगे चले। ओके, अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, मैस नंबर क्या है, ये क्या चीजें होती, क्या बला होती है। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कहलाते हैं उसका एटॉमिक नंबर। याद रखना है कि अगर ये एक एटम है, ये उसके मदार हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही हैं, और ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद होगा, जल्दी से बताएं। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शाबाश, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, जो किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अगर 5 है तो उसका एटॉमिक नंबर 5 कहलाएगा, अगर 16 है तो उसका एटॉमिक नंबर 16 कहलाएगा। ठीक हो गया। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। यहां तक समझ आ गई? जी सर। ठीक हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं मैस नंबर की। मैस नंबर क्या है, कहता है कि मैस नंबर, अच्छा एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम शो करते हैं जेड के साथ, ये याद रखिएगा, डिनोटेड बाय जेड। अब एटॉमिक मैस क्या है, कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को जमा करें तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा। ठीक है। अकेले प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करेंगे
तो वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अगर हम एटॉमिक उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की बात करें तो दोनों मिलके उसका मास नंबर बनाते हैं। यहां तक बात समझ आई? मास नंबर को डिनोट करते हैं ए के साथ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमने एन के साथ शो किया। Z प्लस एन इज इक्वल टू ए इज द मास नंबर। ठीक हो गया? आगे है कॉन्सेप्ट है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं यार? एक ही एटम के अंदर कह लें कि आप एक ही एटम के अंदर मुख्तलिफ एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। कैसे, क्या मतलब? बात समझ नहीं आई? मुश्किल बात बता दी मैंने। कहता है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, एक ही एलिमेंट के अंदर विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है? एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितनी होगी वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और Z प्लस एन दोनों को जमा कर दे तो ये मास नंबर कहलाएगा। अब एक ही एलिमेंट के अंदर जितने आपके एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल, और एटॉमिक नंबर हमेशा यहां लिखेंगे, एटॉमिक नंबर टॉप पे आएगा, नीचे यहां पर मास नंबर आएगा। याद रखना आप लोगों ने। एक मिनट। अच्छा, कि एटॉमिक नंबर आपका टॉप पे आएगा यहां पर, एटॉमिक नंबर यहां पर, जैसे ये 4 है, ये सॉरी मैं गलत कर गया, मास नंबर टॉप पे आएगा, मास नंबर जी टॉप सर। पे आएगा, एटॉमिक नंबर नीचे आएगा। ठीक है? अब देखें, हम कहते हैं जी कि H11, H11, दूसरा है H12, तीसरा है H13। अब डिफरेंस क्या आ रहा है यार? देखें, H के पास यहां पर 1 ही आ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है सबका, डिफरेंट क्या है? टॉप पे जो नंबर आ रहा है, यहां 1 था, यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया। तो ये तमाम जो है H1, H2, H11, H12 और H13, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। और पहले वाले को बोलते हैं H11 को बोलते हैं प्रोटियम, H12 को बोलते हैं ड्यूट्रियम, और H13 को बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक हो गया? ये 3 आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन के भी 3 हैं, O816, O817, O818। क्लोरीन के 2 है, Cl1735, Cl1737। ठीक हो गया? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को वो बात समझ ना लगी हो या गलती से लग भी गई हो तो बताए मुझे। हाँ जी, जल्दी करें। सर क्लियर है ये सब। ठीक हो गया, शाबाश। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या चीज है यार? हैवी वाटर बेसिकली आपका जो है, आप कह लें कि इसको बोलते हैं D2O, ड्यूट्रियम D2O इसका फॉर्मूला है। अगर हम वैसे लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे 2H2O, 2 ऊपर है, मतलब ये प्रोटियम नहीं, ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहलाता है। ड्यूट्रियम हमने क्या पढ़ा था? ड्यूट्रियम जनाब आपका H12, ये वाला आइसोटोप था। जब ये वाला H12, ये 1 लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है, लिहाजा ठीक है। 2H2O, सिंपल वाटर क्या कहलाता है? H2O, यहां पर लिखेंगे आप 2H2O, ये आपका हैवी वाटर या ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहलाता है। इसको सादा लफ्जों में D2O भी कहते हैं, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ठीक हो गया? इसको बोलते हैं हैवी वाटर। अच्छा, अब ये हैवी वाटर क्या करता है इसको आपने पढ़ लेना है। कहता है व्हाट इज द, अच्छा सेशन क्लोज होने वाला, मैं क्लोज करता हूं। सिर्फ 3 मिनट की ब्रेक ले, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, और 9 बजे सब लोग वापस होंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक हो गया?